प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 और आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना यह है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो इनमें से हमने बताना ये है कि इसमें से आइडेंटिफाई करना है हमने कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फिर बी है, फिर सी है, डी है और ई। हमारे पास कितने हैं? 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि जिनके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें से कम एक एलिमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए और इसके सिवा बाकी जितने भी हों वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो ये देखें, ये डायगोनल हमारे पास जो है, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये डायगोनल के सिवा हमारे पास बाकी जीरो है, तो ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। दूसरे में देखें, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, तो देखें इसके सिवा बाकी तमाम जीरो हैं, ये भी हमारे पास डायगोनल बन जाएगा, ये भी हमारे पास डायगोनल बन जाएगा, क्योंकि डायगोनल के सिवा बाकी तमाम इसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है? जीरो है। तो इस पे आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? इसके भी हमारे पास डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं जीरो है, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ई में देखते हैं, तो ये देखें 5 - 3, परेशान नहीं होना, 5 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा और 1 + 1 ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी क्या बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जितने भी हैं ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ए, बी, सी, डी और ई ये हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हमने क्या फाइंड करना है? स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें स्केलर मैट्रिक्स का पता होगा तो हम स्केलर मैट्रिक्स फाइंड कर सकेंगे ना। तो हमें पता है, हमने डेफिनेशन में सीखा है कि स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी ये वाली डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ए मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सेम है, इधर सेम नहीं है, इधर ये हमारे पास 1 1 है, तो ये स्केलर नहीं होना चाहिए, स्केलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम तो है लेकिन 1 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम हो और 1 1 हो तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्केलर के लिए शर्त ये है कि एक तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए और दूसरा 1 नहीं होना चाहिए। 1 से अगर 2 2 आ जाता, 3 3 आ जाता, 4 4 आ जाता, 5 5 आ जाता, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ए भी हमारे पास स्केलर है और ई भी स्केलर है। ई क्यों स्केलर है? क्योंकि 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बन जाएगा और ये 1 जमा 1 ये भी हमारे पास 2 बन जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ए और ई जो होंगे वो हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएंगे, ए और ई। अब हमने क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास यही है कि एक तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो। ठीक है,
और अगर डायगोनल में 1 1 आ जाए, यानी कि डायगोनल तमाम एंट्रीज डायगोनल वाली वो 1 1 होती हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा यह है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। हमने ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई, इनका हमने क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। ठीक है, तो नेगेटिव का आपको पता है कैसे निकालते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जितनी एंट्रीज होती हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव कर देते हैं। ये हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो सबसे पहले ए को देखेंगे। ए का जब नेगेटिव निकालेंगे तो पहले ए के साथ नेगेटिव लिखेंगे, उसके बाद ये मैट्रिक्स है ए 1 0 -1, तो मैंने क्या बना दिया, -1 0 और 1, क्योंकि 1 है इसका नेगेटिव लेंगे तो -1 बन जाएगा। 0 0 लिख देंगे क्योंकि 0 एक न्यूट्रल वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखते होते। ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जब बी को करेंगे, बी हमारे पास 3 -1 2 और 1 आता है। ठीक है, तो इसका जब नेगेटिव निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स की जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको नेगेटिव कर देना है, जो नेगेटिव एलिमेंट होंगे उनको हमने क्या कर देना है, पॉजिटिव बना देना है। ये 3 है, मैंने नेगेटिव का 3 कर दिया, माइनस का 1 है मैंने प्लस का 1 कर दिया, 2 है मैंने माइनस का 2 कर दिया, 1 है मैंने माइनस का 1 कर दिया। क्लियर? इसके बाद हमने क्या देखना है, सी को देखना है। सी में 2 6 3 और 2, इसके साथ भी वही शुरू करना है कि इसका हमने जब नेगेटिव निकालना है, इसकी ये जो तमाम एंट्रीज हैं ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएंगी। ये हमारे पास माइनस सी इज इक्वल टू -2 -6 -3 -2। इसके बाद हम डी को देखते हैं, तो डी हमारे पास ये वाला है, इसके साथ भी वही शुरू कर देंगे। -b इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का 3 है, इधर माइनस का 3 है, इधर प्लस का 3 बन जाएगा, इधर 2 है, इधर माइनस का 2 बन जाएगा, इधर माइनस का 4 है, इधर प्लस का 4 बन जाएगा, और ये 5 है तो उधर जाकर जब नेगेटिव निकालेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 5 बन जाएगा। ये जो है ये हमारे पास बी है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स हमने निकाल दिया। इसके बाद आखिरी मैट्रिक्स है हमारे पास ई, इसका भी सेम वही करने, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ये देखें 1 2 -5 और 3, ये माइनस वाली जो है ये प्लस में चली जाएगी और बाकी ये जो तीनों एंट्रीज हैं ये नेगेटिव में चली जाएगी। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसने हमसे पूछा यह है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब जो हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि रोज को कॉलम्स में तब्दील कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देते हैं। तो ये पहला मैट्रिक्स है हमारे पास ए। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो सबसे पहले ए के ऊपर टी लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक कॉलम की शक्ल में है, मैंने रो की शक्ल में लिख दिया क्योंकि उसके कॉलम को मैंने रो में तब्दील कर दिया। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब बी को देखते हैं। तो बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले बी के ऊपर टी लिखेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक रो शक्ल है तो इसको हमने एक कॉलम शक्ल दे दी है क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, रो को हमने कॉलम में तब्दील कर दिया। उसके बाद हमारे पास है सी। सी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है 1 2 2 -1 3 और
0। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसी तरह करेंगे, रोज को कॉलम्स में तब्दील कर लेंगे। ये 1 और 2 एक रो है, मैंने उसको कॉलम में लिख दिया 1 और 2, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 0 3 0। क्लियर? ये हमने सी का ट्रांसपोज निकाल लिया। इसके बाद डी का ट्रांसपोज निकालेंगे। डी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो है 2 3 0 और 5। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वो 2 और 3 रो में था, मैंने इधर 2 और 3 कॉलम में लिख दिया है। उधर 0 और 5 मेरे पास रो में था, इधर मैंने कॉलम में लिख दिया है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद E हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे E ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 माइनस 4 है, मैंने 2 माइनस 4 इधर लिख लिया। ठीक है, अब ये 3 5 है, मैंने 3 5 रो में लिख लिया। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप कॉलम को पकड़ लें रोज में तब्दील कर लें, या रोज को पकड़ लें कॉलम्स में तब्दील कर लें, क्योंकि ये मैंने कॉलम्स को पकड़ा है रोज में तब्दील किया है, और इसको मैंने रोज को पकड़ा है कॉलम्स में तब्दील कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हैं, या कॉलम्स को रो में तब्दील कर लें या रोज को कॉलम में तब्दील कर लें। इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, एफ है। ये 1 2 3 4 1 2 रोज में है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। ये 3 4 रो में है, तो इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास इस f का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड ये करना है कि A हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, फिर ट्रांसपोज लेना है और साबित करना है कि वो उस A के इक्वल आ जाए। ठीक है, A मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो A के इक्वल आना चाहिए। जो A हमारे पास मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो A मैट्रिक्स ये वाला था, मैंने इधर लिख दिया है 1 2 0 1। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ये 1 2 इधर कॉलम में चला जाएगा और 0 1 ये इधर कॉलम में चला जाएगा। ये इसका मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका मैंने एक दफा तो ट्रांसपोज लिया है, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये बताया कि इसका हमने डबल ट्रांसपोज लेना है, 2 बार ट्रांसपोज लेना है। जब इसका 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 कॉलम में है, तो ये 1 2 रो में चला जाएगा, और ये 0 1 कॉलम में है, तो ये 0 1 रो में चला जाएगा। अब आप देखें, ये वाला और ये वाला आपस में सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि A में ये एलिमेंट है और A के ट्रांसपोज में भी ये वाले एलिमेंट हैं। तो हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये जो पहली चीज उन्होंने पूछी थी ये हमने सेटिस्फाई करवा दी कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, उसी मैट्रिक्स A के इक्वल है। क्लियर? इसके बाद B पे आते हैं, तो B हमारे पास मैट्रिक्स ये दिया हुआ था, तो ये मैट्रिक्स मैंने वैसे का वैसे लिख दिया है। जब इसका एक बार ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएंगे, जब इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा। तो अब ये चीज और ये चीज आपको क्लियर नजर आ रही होगी कि B के एलिमेंट जो हैं, B के ट्रांसपोज के एलिमेंट जो हैं उसके बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ठीक है, ये जो दूसरी कंडीशन थी, जो दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी कर दी। B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B हमने निकाल लिया है।
उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी।